चलिए, बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में हमको आज पढ़ना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो थोड़ा सा मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा बताना चाहूँगा कि बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें बताना क्या चाह रहा है। काफ़ी साल पहले जब मैं आई थिंक जस्ट 12th पास आउट हुआ हूँगा या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था मुझे जहाँ तक लगता। अब जब मैं बालापुर शिफ्ट हुआ था रहने के लिए, पहले कोला में रहता था तो बालापुर में शिफ्ट हुआ था, वहीं पास में एक खेत है अपना और वहाँ पर प्याज उगाई जाती और प्याज जो है स्टोर करने के लिए एक गोडाउन बनाते थे। तो वो फर्स्ट टाइम था जो हम लोग गोडाउन बना रहे थे, नहीं तो उस वक्त ऐसा था कि हम लोग जैसे ही उसका प्रोडक्शन होता था तो वो जो भी एक ठेकेदार होता था उसके साथ डील करके उसको बेच देते थे। मगर सोचे कि नहीं अभी थोड़ा सा गोडाउन बनाएंगे, पैसे प्याज जमा करेंगे, जब उसका भाव बढ़ जाएगा तब उसको बेचेंगे। तो गोडाउन बनाने के लिए हम फर्स्ट टाइम एक उसको झोपड़ी जैसी आती है जो वो बना रहे थे। छोटे छोटे बारीक बारीक काड़ियाँ होती है कपास के झाड़ की, जिसको पराठी करके बोलते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, है ना, पराठी। तो हम उसको लेकर वो झोपड़ी बना रहे थे। हमने क्या सोचे कि हम लोग ये इमेजिन कर रहे थे, देखो हवा आएगी अंदर से यूँ ढकेल देगी और छत उड़ जाएगी। तो हमने बहुत लंबी थी झोपड़ी वो, मगर सामने से देखने में ये ऐसी थी और हमने पूरा पैक कर दिया इसको ऐसा कि ज़रा से भी हवा घुसे ना, ज़रा से भी हवा ना घुसे और छत वहाँ से ना उखड़े, है ना। दिन भर लगा के पूरी मेहनत करके हम लोग ने ये पूरा पैक किए। ऊपर पूरा उसको पानी से बचाने के लिए पूरा प्लास्टिक से उसको सील कर दिए, मतलब प्लास्टिक की शीट डाल के। और ये मतलब लंबी थी काफ़ी, है सामने से दिखने में ऐसी थी मगर लंबी झोपड़ी थी वो काफ़ी। अब हुआ ये कि जब दूसरे दिन हम आए तो ये छत गायब थी। दूसरे दिन हम आए तो ये छत गायब थी। हाँ, तो हम लोग ने क्या सोचे कि क्या इसके पीछे का रीज़न हो सकता है ना। तो अब हमने सोचे, यार देख यहाँ छोटे छोटे अपने होल्स रखे थे, वो पराठी में गैप रहते ना, थोड़े हवा ठंडी थोड़ी सी हवा का पास होते रहे तो उसके लिए होल रखे थे, शायद वो होल भी नहीं रहना चाहिए। तो हमने वो मिनिमाइज़ किए, ज़ीरो तो नहीं किए, बस मिनिमाइज़ किए। वापस से पूरा छत को पूरा पैक किए, ज़रा सा भी नहीं छूटना, ज़रा सा भी नहीं वो हिलना अपनी जगह से। और इस बार लोहे के जो सेंटरिंग तार ऐसा जो बोलते हैं ना, वो तार से पूरा बांधे उसको ऊपर से, ऐसा यहाँ से तार से पूरा बांधे, पूरा बहुत बड़ी झोपड़ी थी उसको बांधे उसको अच्छे से, है ना। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जब हम आए फिर से छत उड़ गई। कंसेप्ट समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। ऊपर से ध्यान दे चुपचाप, है ना, तुम है ना इसी वजह से खेतों में रह जाएंगे, है ना। अब वही बात ऐसा है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कंसेप्ट क्या है। तो बस एक बंदे ने ये बोला, उसको भी एग्जैक्ट वर्ड कंसेप्चुअली तो उसको मालूम नहीं था, तब इतना मालूम था कि भाई तुम एक काम करो, थोड़ा सा गैप रखो बोले यहाँ पे ना, यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखो, सिर्फ वो छोटे छोटे बीम से उसको ऐसा लगा देना, हवा के लिए पास होने के लिए गैप रखो ऐसा। और फिर हम लोग ने क्या करे, उसमें गैप रखे हम लोग ने। और हमने देखे फिर 1 हफ्ते के बाद फिर से छत गायब, मगर इस बार वो छत गायब हुई थी चोरों की वजह से। चोर उसको चोरी करके लेके, उसकी जो प्लास्टिक शीट होती ना वो चोरी करके लेके चले गए थे। खैर, मगर जब हमने वो गैप्स क्रिएट किए तब उसकी छत सलामत थी। वो चोरों की बात अलग है, अगर चोरों की बात को ध्यान ना दे तो तब उसकी छत बराबर सलामत थी। अब हमने सोचे यार ये ऐसा क्या, उस वक्त तो समझ में नहीं आया क्योंकि जस्ट 12th पास था मैं, है ना, और अपने को तो 12th में सिर्फ रटाया गया था। सर ने बोले थे कंसिडर, हमने भी बोले थे कंसिडर, क्या बोल रहे कुछ पता ही नहीं। तो खैर कंसेप्चुअली इसके पीछे का राज क्या था बाद में पता चला। तो राज क्या था, उसके पीछे का प्रिंसिपल था बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जहाँ कहीं भी फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा है, जहाँ कहीं भी फ्लूइड के फ्लो की स्पीड ज़्यादा है तो क्या लगता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम होगा। जैसा नदी है, नदी का इमेजिन कर लो, ये नदी का बहाव है ना। तो मैं आपसे पूछूंगा पानी की स्पीड यहाँ ज़्यादा रहेगी ना और यहाँ कम रहेगी। मैं बोलूँगा पानी का प्रेशर कहाँ ज़्यादा रहेगा, ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। प्रेशर ज़्यादा कहाँ रहेगा,
मतलब ये नैरो रीजन में रहेगा कि ब्रॉड रीजन में? जहां पर पानी की स्पीड ज़्यादा है वहां प्रेशर ज़्यादा है, कि जहां पर पानी की स्पीड कम है वहां प्रेशर ज़्यादा है? कम है कि ज़्यादा है? मिक्स आंसर आ रहे मेरे को। एक जनरली ऐसा थॉट आता है कि जहां पानी की स्पीड ज़्यादा है वहां शायद फोर्स ज़्यादा होगा, इसी वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता है ना? वहां तो उल्टा प्रेशर कम होता है। तो वहां पर प्रेशर कम होता है, यही बात बताई गई थी बर्नौलिस प्रिंसिपल में। इसने क्या बोला? द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ रीजन इंक्रीजेस। किसी रीजन में फ्लूइड की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द सेम नैरो रीजन, और उसी नैरो रीजन में जहां पर स्पीड क्या है? फ्लूइड की बढ़ रही है रीजन, प्रेशर वहां क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बर्नौलिस प्रिंसिपल। इस फिनोमिना को क्या कहा गया? बर्नौलिस प्रिंसिपल कहा गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा ये, अब ये जो कागज की जो शीट है, अगर मैं देखूंगा ये नीचे, अरे पंखे, 2 मिनट के लिए पंखा बंद कर दो, आप बेटा बंद कर दो, 2 मिनट के लिए पंखा बंद कर दो, इधर वाला लाइट हो गया, हो गया। तो अगर मैं कहूंगा फिलहाल ग्रेविटी के असर से ये नीचे आ गया, ये तो वापस चालू हो गया अब बंद हुआ। ग्रेविटी के असर से ये नीचे आ गया, है ना? अब अगर मैं ऊपर की तरफ फूंक मारूंगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल फूंक मार रहा हूं, तो अगर मैं उसे ऊपर फूंक मारता हूं तो आप क्या देख रहे कि वो नीचे जा रहा क्या? और नहीं, वो उल्टा ऊपर आ रहा है। ओके, आ रहा ना? ऊपर आ रहा है। तो अगर मैं इसको फूंक मारूंगा, आ रहा ना? तुम बोलते नहीं आ रहा। तो जब इसे आप फूंक मारेंगे तो आपने क्या देखा कि ये शीट जो है ऊपर आ गई, एकदम यूं ऊपर भी नहीं आई, ऐसा जो भी है, पहले जो डाउन पोजीशन था उससे ऊपर आ गई। तो उसी पीछे का कारण क्या है ना? देखो, ऊपर से हवा का दबाव है, अब चालू कर सकते हैं आप। अब ऊपर से हवा का दबाव है और नीचे से भी हवा का दबाव है और ग्रेविटी का भी असर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा? नीचे आ जा रहा है। दबाव मतलब प्रेशर है, ऊपर वाली जो हवा है उसका भी प्रेशर है और नीचे वाली हवा का भी प्रेशर है तो ये उसकी वजह से नीचे आ जा रहा है ना? अब हुआ क्या, जब अभी स्पीड बढ़ी, अभी जस्ट आपने देखा पंखा चालू हुआ, तो क्या हुआ? यहाँ जो मौजूद हवा थी उसकी स्पीड बढ़ी और उस स्पीड बढ़ने के वजह से क्या हुआ कि यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया। और नीचे की हवा का प्रेशर कैसा है? वहाँ पर की स्पीड कैसी है? कम है, तो उसका प्रेशर अभी भी कैसा है? ज़्यादा है। और जिसके वजह से ये ऊपर वाला प्रेशर कम हो गया, नीचे वाला प्रेशर कंपैरेटिवली क्या हो गया? ज़्यादा हो गया और इस वजह से ये ऊपर ऐसा उड़ गया। यही मामला हुआ था उस दिन कि जब हम लोग झोपड़ी बनाए थे और उसमें कोई गैप क्रिएट नहीं किए थे। देखो, जब आपने इधर बनाए, अंदर हवा मौजूद थी, बिल्कुल हाँ मौजूद थी, सांस लेने लायक, जैसे कमरे में हवा मौजूद है ना, बंद है ना अलग कमरा, मगर है ना ऑक्सीजन, इजीली सांस ले पा रहे ना? क्या? अरे यार तू सच में इसी में रह जा, है ना? इसी में रह जा, मस्करी में रह जा। तो भाई अब क्या है कि भाई ऑलमोस्ट बंद है ना कमरा, है ना? ला वो छोटा सा छेद बाकी है, बोले वो भी बोल, है ना? तो अब यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसका जो प्रेशर है तकरीबन सांस लेने लायक, अच्छे से सांस लेने लायक है ना भैया? आ रहा ना? ऐसा हो रहा कि तुमको मास्क लगाना पड़ रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पर थोड़ी देर में लगाना पड़ सकता है, थोड़ी दिन में, है ना? अगर सर ने एसी नहीं लगाया तो, है ना? तो भैया ऐसा है कि अब तुम यहाँ इजीली सांस ले पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में हवा, एयर, ऑक्सीजन मौजूद है उसका प्रेशर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ग्राउंड पे होगा। यानी यहाँ जो अंदर बंद है उसका प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हवा चारों तरफ फैलने की कोशिश कर रही है, छत को भी ढकेलने की कोशिश कर रही है ऊपर, है ना? मगर हम क्या देखते हैं कि ऊपर वाली हवा उसको ऊपर वो भी प्रेशर लगा रही है और छत को सलामत रख रही है, छत को उड़ने नहीं दे रही है।
अभी यहां पर भी प्रेशर मान लो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। जब तक ये मामला है तब तक तुम्हारी छत जैसे कि वैसी है। फिर आई तेज हवा, है ना, आंधी तो नहीं, जस्ट एक ब्लो चला हवा का, तेज हवा का ब्लो चला। जब तेज हवा का ब्लो चलेगा तो क्या होगा, यहां पर इसकी स्पीड बढ़ेगी हवा की, तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर कम होगा तो यहां का प्रेशर बढ़ गया और धड़ करके छत क्या हो जाएगी, उखड़ जाएगी। क्या हो गया अल्तमश, नींद आ रही, रात को सोया नहीं था, इबादत में था। तो अब ये क्या होगा, छत उड़ जाएगी। आया समझ में ये कॉन्सेप्ट कि भैया ये किस तरह से ऊपर की स्पीड बढ़ने के वजह से यहां आपने क्या देखा, प्रेशर बढ़ गया अंदर का और ये ऊपर उड़ गया। एक और ऐसे ही कुछ कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं डायनामिक लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन। डायनामिक कोचिंग क्लास नहीं, डायनामिक लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन। अब जो देखो अपने जो जनरली जो प्लेन्स होते हैं उनके आपके विंग्स, जैसा प्लेन का विंग होता है ना ऐसा, उसके क्रॉस सेक्शन को ऐसा तुम काटोगे अगर, तो तुम देखोगे तो उसके अंदर उसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा बना होता है। उसको काटोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन तुमको कुछ ऐसा नजर आएगा। अब ये जो विंग्स होते हैं, जो विंग्स आपके प्लेन के होते हैं, हर टाइप का जो प्लेन होता है उसके विंग के अंदर, अबूजर इधर ध्यान दे बेटा, बातों में इन्वॉल्व मत हो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ऐसा रहता है। जैसा विंग्स को काटोगे तो आपको ये ऐसा नजर आएगा। शेप पे गौर से देखो, नीचे से कैसा है, फ्लैट है, नीचे से कैसा है, फ्लैट है। ऊपर क्या है, पहले उभार आया ऐसा और फिर क्या हुआ, एकदम से डिक्लाइन हुआ, एकदम से फॉल आया इसके अंदर, एकदम से सरफेस में इंक्लाइंड आ गया। अब क्या हुआ, अब सोचो कि अब ये जब प्लेन आगे बढ़ेगा ऐसा, तो उससे हवा कटते हुए कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, है कि नहीं। अब देखो भैया कि यहाँ से हवा आ रही है, तेज हवाएं चल रही, तेज हवा तो तेज नहीं चल रही, प्लेन तेजी से चल रहा है, तो हवा कुछ इस तरह से जा रही है। नीचे की हवा तो ठीक है, नीचे का सरफेस प्लेन है, तो वहां पर नीचे का सरफेस प्लेन होने के कारण यहां पर अपनी नॉर्मल स्पीड से हवा बह रही है। जितनी स्पीड से तुम्हारा प्लेन आगे जा रहा है उतनी ही रिलेटिव स्पीड से हवा भी नीचे बह रही है। मगर यहाँ स्पीड क्या है, देखो यहाँ क्या है, सरफेस क्राउडेड है, तो यहाँ सरफेस क्राउडेड होने की वजह से पहले तो यहाँ पर हवा जमा होगी, पहले तो हवा क्या होगी, यहाँ पर जमा होगी। अब तुम सोचो, इमेजिन करो, मैं बोल रहा दरवाजे के पास तुमको खड़े करे, एक एक करके लाइन से आओ, एक एक जन आ रहा, तुम लाइन से खड़े हुए यहाँ पे, एक एक जन आ रहा, एक एक जन बाहर निकल रहा, वो लाइन से तुम वहाँ पर से बाहर निकल जा रहा है ना। अब मान लो तुमको सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने तुमको यहाँ पर इफ्तार तक रोक दिया, है कि नहीं, मैंने इफ्तार तक तुमको यहाँ पर रोक दिया, भूखा प्यासा, पंखे वंखे सब बंद, और यहाँ पर दरवाज़ा पूरा मैंने बाहर से ऐसा बंद करके रख दिया, तुम यहाँ पर ठोकरे खोलो हमें जाने दो, मगर मैं दरवाज़ा बिल्कुल बंद करके रखा, भूखे प्यासे तुम बैठे, है ना। अब सिचुएशन ऐसा इमेजिन करो, ये मैंने इफ्तार का इंतज़ाम बाजू के रूम में किया है ना, बेहतरीन सा इफ्तार, जो भी तुम्हारे लिए जो भी पसंदीदा चीज़ें होगी वो सब इमेजिन कर लो वहाँ पर टेबल पे सजी हुई है ना। तुमको खुशबू आ रही है, तुमको फैसिनेशन हो रहा है उसका, अरे भाई वो तो क्या खुशबू आ रही। अब सोचो इस बात को, जैसी तुम लोग क्या है, दरवाजे के पास जमा है सबके सब, दरवाज़ा खोलो हमें जाने दो। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, अमजद ने आके दरवाज़ा खोला, तुमने अमजद को भी लौट के भाग गए, है कि नहीं। धड़ 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 भागेंगे कि तुम भागेंगे, नहीं भागेंगे, अरे चल हट। तो भाई बात क्या करके देखो बोले तो सिचुएशन क्या हुई, आपने क्या देखे, पहले आपको जमा किया, फिर अचानक से मैंने आपको जाने के लिए स्पेस दिया, तो आप क्या करेंगे, तेजी से भागेंगे। ये उभार वही करता है, पहले वो क्या करता है, हवा की क्राउड को जमा करता है, फिर अचानक से खुली जगह दे देता है। तो जब अचानक से खुली जगह देता है तो हवा तेजी से तेजी से तेजी से भागती है यहाँ से। अब हवा अगर तेजी से भागेगी, वेलोसिटी हवा की अगर ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा वो कैसा रहेगा, लो प्रेशर रीजन। नीचे का प्रेशर तो अभी भी थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, मगर ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, लो। अब ऊपर का प्रेशर लो है, नीचे का प्रेशर हाई है, अब उससे क्या होगा,
उसको अपवर्ड फोर्स मिलेगा, जिसको आप बोलेंगे अपवर्ड्स लिफ्ट मिलेगी, जिसको हम लोग कहते हैं डायनामिक लिफ्ट ऑफ द प्लेन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक लिफ्ट ऑफ द प्लेन। आपके विंग्स को ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और आपका प्लेन जो है ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा। तो ये सब जो है, अगर आप कोई परिंदों को भी देखेंगे, परिंदों के जो पर होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। तो जब राइट ब्रदर्स ने जब प्लेन बनाने की कोशिश किए थे, उन्होंने बर्ड्स को इमेजिन किए, पूरा ऑब्जर्व किए थे, तो उन्होंने देखे थे ये बात को कि भाई बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उनका भी शेप ऐसे ही होता है ना। कबूतर को, चील को, किसको भी ऐसा आप उसको फैला के देखो उसके पर को, तो आप देखेंगे ऐसी शेप होता है इसका, है ना। ऊपर से ऐसा उबार आता हड्डी का, है ना। नहीं तो आप मुर्गी को पकड़ के देखा ऐसा, है ना। तो भैया ऐसा आता, फिर बाद में एकदम से डिक्लाइन आता है। तो भाई ये होता है कारण कि आपके जो भी एरोप्लेन है वो हवा में उड़ पाते हैं। इसी तरह से एक आता है स्पिनिंग ऑफ अ बॉल, क्रिकेट बॉल स्पिनिंग। क्रिकेट तो बॉयज लोग तो खेलते ही होंगे, गर्ल्स लोग कोई कोई देखते होंगे, है ना। अच्छा ठीक है भाई, कितने टाइप के स्पिन होते हैं भैया? बहुत टाइप के होते हैं। अरे वाह, क्या आंसर है। मैं क्रिकेट ज़्यादा खेलता हूँ नहीं, मैं क्रिकेटर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अपने को, तो अपने को कोई अपने को उसका नॉलेज है नहीं, अपन फुटबॉल वाले बंदे हैं। तो भाई अगर मैं कंसेप्चुअली रॉन्ग हो रहा हूँ क्रिकेट में तो मुझे माफ़ करना। इधर ध्यान दो, जैसा कि आप बोलते हैं लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, और शायद रिवर्स, और या कुछ रिवर्स स्विंग होता है ना, समवॉट लाइक दैट कुछ होता है। वो इरफान पठान को देखा था मैंने, वो ऐसी फिंगर्स को रख के ऐसा बॉल डालता हो, है ना, वो गुगली फुगली को मार गोली। तो अब देख भाई उस सिचुएशन को देखो। अब इरफान पठान क्या कर रहा है कि बॉल को ऐसा पकड़ के, और ब्रेट ली भी शायद से ऐसी डालता, और वो जब वो ऐसा डालेगा बॉल को, तो देखो क्या होगा, जब वो बॉल को ऐसा अपने फिंगर से ढकेलेगा तो बॉल ऐसा रोटेट होते हुए आगे बढ़ेगा पीछे की तरफ, है ना। अब इमेजिन करो ये बॉल आगे बढ़ रहा है इस तरफ, आपने वो जो बॉलर है उसने बॉल डाला ऐसा, और वो आगे बढ़ रहा है, बट वो पीछे की तरफ रोटेट होते हुए आगे बढ़ रहा है, इस तरह से रोटेट होते हुए आगे बढ़ रहा है। हाँ जी भाई बोले, रोटेट हो रहा है इस तरह से, है ना। अब बैट्समैन जो यहाँ खड़ा था उसे अंदाजा हुआ कि ऐसा बाउंस आया तो उसके बाद ये ऐसा जाएगा, है ना। बाउंस ऐसा आया तो इसके बाद उसने अंदाजा लगाया बैट्समैन ने कि भाई बॉल ऐसा आ रहा है तो इसके बाद टकराने के बाद ये ऐसा जाएगा। और बैट्समैन जो है क्या करता है, अपने बैट की पोजीशन को इस जगह रखता है कि हाँ भाई आजा, उसको ऐसा मारूंगा यूँ। अब होता क्या है, देखो फिजिक्स अपना लॉ लगाता है, उसमें बर्नौलिस प्रिंसिपल लगाता है। बोले कैसा? देखो जब ये बॉल ऐसा जा रहा है तो हवा को ऐसा काटते हुए जा रहा हो, तो वो हवा उसकी तरफ पीछे ऐसी जाएगी, है ना। अब देखो ये जो मैं एरोस बना रहा हूं ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना। और मैं बोलूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये एरो जो देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल पार्टिकल्स। ये क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ बॉल पार्टिकल्स। अच्छा देख बताए, वेलोसिटी ऑफ बॉल पार्टिकल्स और वेलोसिटी ऑफ विंड यहां पर कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है। जब भी दो वेलोसिटीज सेम डायरेक्शन में होती है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? वो आप माइनस करके निकालते हो ना। अरे भैया 1D चैप्टर याद आया कि नहीं आया? दो कार सेम डायरेक्शन बढ़ रही, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? v1 माइनस v2। दो कार्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? v1 प्लस v2, है ना। तो मैं बोलूँगा यहाँ बाहर की हवा और बॉल के पार्टिकल्स जो है वो इसी डायरेक्शन में घूम रहे, तो यहाँ जो मौजूद हवा है उसकी रिलेटिव स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी लो। बोले क्यों लो हो जाएगी? क्योंकि यहाँ जो स्पीड रहेगी वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल पार्टिकल रहेगी। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ से जो बॉल का पार्टिकल है ना, यहाँ से जो बॉल का पार्टिकल जा रहा है और यहाँ से जो हवा जा रही है इसको क्रॉस करते हुए, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर आपका स्पीड जो है कैसी रहेगी? रिलेटिव स्पीड हाई रहेगी। बोले रिलेटिव स्पीड हाई क्यों रहेगी? क्योंकि भैया यहाँ पर रिलेटिव स्पीड को आप ऐसा निकालोगे। कैसे निकालोगे? वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल पार्टिकल। बात समझा क्या? हाँ, जब बॉल को आप ऐसा फेंक रहे तो भैया ये बॉल के पार्टिकल्स हवा इसकी बाजू वाली हवा को इधर लौट रहे, और यहाँ पर जो विंड है असल में इसी डायरेक्शन में जा रही, ये बॉल के पार्टिकल्स उसकी बाजू वाली हवा को इधर लौट रहे, और यहाँ पर विंड इस डायरेक्शन में जा रही। ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करके निकालोगे। ये दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस करके निकालोगे। माइनस बड़ा कि प्लस बड़ा? प्लस बड़ा।
तो यहाँ जो रिलेटिव स्पीड आएगी कैसी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। अरे कैसी आएगी, हाई। और यहाँ कैसी आएगी, लो। अच्छा, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो मतलब यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो यानी ये रीच तेरी, लो भाई दरवाज़ा खोलो, नालायकी हो गई है तो बहुत बड़ी, सिर्फ दरवाज़ा खोलना। तो जैसे कि हम कहेंगे कि यहां पर प्रेशर होगा, यहां स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये होगा लो प्रेशर रीजन, और ये स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये होगा हाई प्रेशर रीजन। अब हाई प्रेशर रीजन होने की वजह से इसको दबाव अंदर की तरफ फील होगा हवा का, और ये लो प्रेशर होने की वजह से इसका दबाव इतना, ये भी देगा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, मगर इसका फोर्स कैसा रहेगा, कम रहेगा। ऊपर वाली हवा का फोर्स कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अब हुआ क्या कि बैट्समैन ने अंदाजा लगाया कि बॉल ऐसा आया, तो भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ये ऊपर ऐसा जाएगा, है कि नहीं, कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। उसने ये अंदाजा लगाया, मगर उसमें रोटेशन भी हो रहा था बॉल का, वो इतना खेल खेला उसने रोटेट भी कर दिया, तो जिसके वजह से क्या हुआ, यहां से हाई प्रेशर, यहां से लो प्रेशर। तो अब बॉल जो ऐसा अंदाजा किया था कि ऐसा जाएगा वो गया ऐसा आके यूं, है ना। तो भैया वो ऊपर उठा रहा, पता चला नीचे से घुस गई बैट के नीचे से घुस गई बॉल, है ना। तो इसी वजह से वो इस तरह का खेल खेलते हैं। अब वही सिचुएशन आपके स्पिन में भी होता है कि जब वो ऐसा स्पिन करेगा, मान लो शायद से ये लेग स्पिन का होता होगा, मेरे को पता नहीं, जो भी होता होगा स्पिन होता, बस इतना काफी अपने लिए। तो वही जो स्पिन का भी देखो, जब आप ऐसा रोटेट करके फेंक रहे बॉल को, वो यूं फेंकते हैं, फिर यूं भी करके फेंकते हैं, वो क्या क्या करके फेंकते पता नहीं, है ना। अब भाई मान लो कि वो ऐसा रोटेट करके फेंक रहा, तुम देखो ऐसा यूं रोटेट कर रहा, देखो ये बॉल के पार्टिकल्स कैसे जा रहे, है ना। देखो पहले बॉल ऐसा जा रहा तो उसके हवा के विंड्स ऐसी जाएगी, है ना। अब देखो ये बॉल ऐसा जा रहा तो बॉल के पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे। देखो यहाँ पर विंड की डायरेक्शन और बॉल के पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो गई, यहाँ विंड की डायरेक्शन और बॉल के पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी लो, रिलेटिव वेलोसिटी हाई। जहाँ रिलेटिव वेलोसिटी लो वहाँ पर हाई प्रेशर, और जहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी हाई वहाँ लो प्रेशर। तो ये लो प्रेशर रीजन, ये हाई प्रेशर रीजन, जिसकी वजह से बॉल ये ऐसा टर्न हो जाता, है ना। फुटबॉल में भी जो किक लगाते, एक बनाना किक आती फुटबॉल में, है कि नहीं, वो उसको मतलब जो बॉल है उसके सेंटर ऑफ मास पे नहीं मारते, उसको बाजू में मारता है ऐसा, और वो बॉल ऐसा जाता, ये सीधा जाने के बजाय वो यूं करके पूरा यूं जाके जाता हो। तो सेम सिचुएशन है, वहाँ पर भी बर्नौलीज प्रिंसिपल है ना। तुमको अगर फुटबॉल भी खेलना है तो तुमको बर्नौलीज प्रिंसिपल की मालूमात होना चाहिए, है ना। तो अब देखो भैया, यहाँ पर इस तरह से ये कंसेप्ट आता है पूरा बर्नौलीज प्रिंसिपल का। ये समझ में आया ना कि कंसेप्ट वो बताना क्या चाह रहा है, कंसेप्ट क्या, वो तो समझ में आ गया ना, है ना। अब यही चीज़ को हमको मैथमेटिकली प्रूव करना है। अब वो मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ने एक पाइप को कंसिडर किया है, एक वाटर के कॉलम को नहीं सही है, वाटर फ्लूइड के एक सेक्शन को कंसिडर किया है। हम देखेंगे ये हमारे पास एक पाइप है, ये जो पाइप है आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा जमीन से h1 हाइट पर है, ऊपर वाला हिस्सा जमीन से h2 हाइट पे है। नीचे वाले हिस्से का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, ऊपर वाले हिस्से का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। जब फ्लूइड आएगा तो इसमें जब एंटर होगा तो विथ वेलोसिटी v1 ट्रैवल होगा, जब फ्लूइड इधर से जाएगा विथ वेलोसिटी v2 ट्रैवल होगा। मान लो कि यहां पर जब फ्लूइड ट्रैवल करेगा तो वो प्रेशर जनरेट करेगा P1, और जब यहां से ट्रैवल करेगा तो वो प्रेशर जनरेट करेगा P2। ये बातें समझ में आई क्या? समझ में आई? फिर से बता देता हूं, ये क्या है बेटा, पाइप है ना। ये नीचे वाली जो नीचे वाला एंड है कितनी हाइट पर है, h1, ऊपर वाला एंड कितनी हाइट पर है, h2। नीचे वाले एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, ऊपर वाले एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। अभी फिलहाल कौन सी फ्लूइड कौन सी जगह पर है, P पोजीशन पर है ना। P से लेकर कहां तक के है, R। मान लो आपका फ्लूइड P से लेकर R तक के मौजूद भरा हुआ है। कहां से कहां तक भरा हुआ है, P से लेकर R तक पानी या फ्लूइड जो भी है वहां तक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं कहूंगा कि नीचे से पास होगा, जब एरिया A1 से पास होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1। अच्छा, जब एरिया A2 से पास होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, v2। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया। फिर मान लो अब आगे कि जब फ्लूइड आगे बढ़ा, फ्लूइड अब आगे बढ़ा, कहां से कहां पहुंचा, पहले कहां से कहां था, P से लेकर R तक के था फ्लूइड। तो बोले ठीक है, जब फ्लूइड P से लेकर पहले R तक था, अब फ्लूइड जो है आपका Q से लेकर S तक पहुंच गया।
कहां से कहां तक पहुंचा, Q से लेकर S तक पहुंचा। तो भाई अब आप नीचे वाला हिस्सा देखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने की वजह से यहां डिस्टेंस कवर्ड कैसा रहेगा, कम रहेगा, और कितना रहेगा, D1। ऊपर वाला एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने की वजह से यहां पर डिस्टेंस कवर्ड जो है वो रहेगा ज्यादा, और वो कितना रहेगा, D2। मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं उसको ताकि अच्छे लगे कि हाँ भाई ये डिस्टेंस ज्यादा है। हाँ ये देखो, ये डिस्टेंस कवर्ड ज्यादा, और वो कितना है, D2। आया कि बेटा समझ में आपको? तो हमने कहा कि देखो अब फ्लूइड आगे सरक रहा है, कहां से कहां जा रहा है, तो बोले P से लेकर Q पे जा रहा है और R से लेकर S पे जा रहा है। मतलब वो PQ वाला, PR वाला फ्लूइड सरक के कहां चला गया, QS पे चला गया, है ना। PR वाला फ्लूइड सरक के कहां चला गया, RS पे चला गया। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया कि PR वाला फ्लूइड सरक के आगे QS पोजीशन पे चला गया, मगर जब वो आगे जा रहा होगा तो उसको फोर्सेस फील हो रहे होंगे। बोले कहां से फोर्स फील रहा होगा, अरे देखो इसके पीछे जो फ्लूइड है उसको आगे ढकेलने की कोशिश कर रहा होगा ना, अरे इधर पीछे से आने वाला फ्लूइड उसी ने तो ढकेला ना उसको, है ना, उसी ने तो ढकेला, और उसने फोर्स कितना लगाया, तो मैं बोलूंगा उसने फोर्स लगाया P1A1। बोले ये कैसे फोर्स आया, अरे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। मैं बोलूंगा पीछे वाला फ्लूइड इस जगह पे कितना प्रेशर लगा रहा है, P1, इस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1, तो पीछे वाले फ्लूइड ने फोर्स कितना लगाया, P1A1। अच्छा ठीक है, जब वो आगे बढ़ रहा और मान लो कि भैया यहां पर भी फ्लूइड है, जब वो आगे बढ़ रहा था तो यहां पर भी क्या है, फ्लूइड है, यहां पर भी फ्लूइड है। तो भैया अब ऐसा है कि अगर यहां पर भी फ्लूइड है तो वो उसको क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। बोले कैसे, जैसे कि इमेजिन कर लो कि ये एक चेयर है, बता एक चेयर ढकेल, उधर उठा ले वहां से, ठीक है। तो ये एक चेयर, ये एक चेयर, और मान लो कि ये तीसरी चेयर, सॉरी, है ना। अब ये वो फ्लूइड है, ये क्या लिखा हुआ है रे, हाँ। तो अब देखो भैया ये वो फ्लूइड है जो पीछे से है, ये फ्लूइड है जो कि P से लेकर R सेक्शन तक के है ना। अब ऐसा है कि जब ये फ्लूइड इसको फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ ढकेलेगा, तो ये फ्लूइड इसको क्या कर रहा, आगे ढकेलने के लिए फोर्स लगा रहा, और ये क्या कर रहा, इसको अपोज कर रहा हूं मोशन को, आराम से चला जा रहा हूं कि नहीं। अगर ये नहीं रहता मान लो तो ये इजीली आगे बढ़ जाता है कि नहीं, मगर ये रहने की वजह से अब मुझे थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही, मुझे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, आया ना, है ना। तो मैं कर रहा हूं कि ये वाला फ्लूइड इसे आगे ढकेल रहा है, ये वाला फ्लूइड उसे अपोज कर रहा है। तो मैं बोलूंगा अब इस फ्लूइड को आप D1 डिस्टेंस आगे सरकाने के लिए कितना वर्क कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा देखो अब इस फ्लूइड को D1 डिस्टेंस आगे सरकाने के लिए जो वर्क डन रहेगा वो कितना रहेगा, देखो कर दो ठीक से इसको। तो ये वर्क डन कितना रहेगा, देखो, तो वो वर्क डन रहेगा F1 इंटू D1 प्लस माइनस F2 इंटू D2। बोले ये कैसे आया, F1 इंटू D1 माइनस F2 इंटू D2। अरे F1 बोले तो जो नीचे वाला फ्लूइड फोर्स लगा रहा है आगे ढकेलने के लिए, और ये माइनस F2 D2 बोले देखो ये वाला फ्लूइड उसको जो अपोज करने के लिए फोर्स लगा रहा होगा, है ना, F2 इंटू D2। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसा लिख सकता, देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू F1 की जगह लिखूंगा मैं P1A1 D1 माइनस P2A2 D2, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। बोले ये कैसा, अरे F1 की जगह डाला मैंने P1A1, F1 की जगह डाला मैंने P1A1, और D1 डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ D1, है ना, और F2 की जगह डाला P2A2, माइनस साइन को इधर कर दिया, और इसका जो डिस्टेंस कवर्ड आया D2। आया समझ में आपको, ठीक है। मगर मैं बोलूंगा A1 D1 और A2 D2 क्या है, A1 D1 A2 D2 क्या होता है, सेम होता है। बोले कैसे, मैं बोलूंगा देखो बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आई थिंक शायद से ब्राइट स्पॉट आ रहा ना इधर, उधर राइट में लेना पड़ेगा, हाँ देखो, तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को याद करता हूं तो उसमें क्या दिया हुआ है कि भैया देखो dv अपॉन dt इज कांस्टेंट। कुछ याद आया, dv अपॉन dt, या फिर और अच्छे से लिखूं dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू a1 b1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना, याद आया, कल ही देखे थे अपन ने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम,
है ना, ये और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट होता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूँ तो dv इज इक्वल्स टू a1 v1 इंटू डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बोले हाँ ठीक है, बोले आप dt को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा ये dv है, याद रखें ये dv यानी चेंज इन वॉल्यूम है, और ये स्मॉल v बोले तो क्या है, वेलोसिटी। अच्छा एक बात बता, v1 क्या है, वेलोसिटी किसकी, फ्लूइड की, dt क्या है, टाइम, है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि मान लो यहाँ से यहाँ वो जो d1 डिस्टेंस उसने कवर किया था वो टाइम dt या डेल्टा t जो बोलना है बोलो, तो उसमें उसने कवर किया था, तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता dv इज इक्वल्स टू a1 v1 सॉरी a1 इंटू d1, क्योंकि v1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, सॉरी d1 इज इक्वल्स टू v1 इंटू dt लिख सकते हैं आप, इसी वजह से आप a1 d1 लिख सकते हैं। ये समझा क्या आपको, पहले ये समझा तो आगे बढ़ेंगे अपन। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता, av, तो av लिखता हूँ सिर्फ अभी का मैं, तो av ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, av ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा अगर मैं ये dt को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो मैं ये लिख सकता ना, dv इज इक्वल्स टू a इंटू वी इंटू डी टी, ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। अच्छा v इंटू डी टी क्या होता है, v इंटू डी टी क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अच्छा वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, या स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डी डेल्टा v या dv इज इक्वल्स टू a इंटू डी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब किसी भी फ्लूइड में ad की वैल्यू अगर कांस्टेंट होती है, यानी आप लिख सकते हैं कि a1 d1 इज इक्वल्स टू a2 d2, है ना, और जिसको आप क्या लिख सकते हैं dv। ये समझा क्या आपको भैया, ये बना मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे से बनाया, नहीं समझा तो बोलो, है ना। फिर से देखो मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इसको क्या लिख सकते थे, एरिया इंटू वेलोसिटी। ये समझा, ये याद आया, पिछले जन्म का है, याद आया कुछ, कल का ही है ना, चलो अच्छी बात है। ये dt को उधर भेजे तो dv इज इक्वल्स टू a v इंटू डी टी, v इंटू डी टी स्पीड इंटू टाइम क्या होता, डिस्टेंस कवर्ड, किसका डिस्टेंस कवर्ड, फ्लूइड का। तो मैं v इंटू डी टी की जगह क्या लिख सकता, डिस्टेंस कवर्ड। मतलब किसी भी फ्लूइड का एरिया को अगर डिस्टेंस कवर्ड से मल्टीप्लाई करोगे, इस एरिया में डिस्टेंस कवर्ड इतना है, अगर उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हमेशा कैसे आने वाली है, कांस्टेंट। मतलब इस एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था आपका A1 मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस कितना हुआ था कवर D1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था A2, इसका डिस्टेंस कवर कितना था D2। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। बोले उसकी वैल्यू कैसी आएगी, बोले सेम आएगी। अब आप सोच रहे होंगे बोले सर ऐसे कैसे सेम आ सकती है, ये A1 बड़ा है वहाँ A2 छोटा है। अरे बेटा जब यहाँ A1 बड़ा था देख D1 छोटा था, A1 बड़ा था जब D1 छोटा था, यहाँ देख A1 A2 छोटा हो गया ना, एरिया छोटा हुआ ना, तो D2 बढ़ गया ना ऑटोमेटिकली। तो भैया ऐसा था कि पहले 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हम जानते हैं क्या आता है 12, तो भाई आप उसको अगर 6 3 बन गया तो ये क्या बन गया 4 बन गया, तो ये छोटा हुआ तो ये बढ़ गया अपने आप, और आंसर आपको क्या दे रहा है 12 ही दे रहा है। तो भाई वही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि A1 D1 A2 D2 कैसा आने वाला है, आपका सेम आने वाला है। अब अगर ऐसी बात है कि ये दोनों सेम आने वाले हैं तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ वहां पर, देखो वर्क डन का फॉर्मूला आप ऐसा लिख सकते हैं P1 इंटू डी, या dv की जगह मैं डेल्टा वी लिखूंगा क्योंकि नोट्स में आपके डेल्टा वी लिखा हुआ है। तो P1 इंटू डेल्टा वी माइनस P2 इंटू डेल्टा वी, है ना, ये वर्क डन का फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब वर्क डन को क्या लिख सकता हूं मैं, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। इसे दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 2, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अब आगे ये वर्क डन, ये जो वर्क किया आपके प्रेशर ने, ये जो प्रेशर ने फोर्स लगा के फ्लूइड को ढकेला, ऊपर ढकेला, उससे क्या हुआ, उससे दो बातें हुई। बोले कैसे दो बातें हुई, एक तो फ्लूइड की हाइट बढ़ गई, फ्लूइड की हाइट बढ़ गई। आप देखें फ्लूइड कभी किसी कौन सी पोजीशन पे हुआ करता था, H1 पोजीशन पे हुआ करता था, सरकते सरकते वो कहां तक पहुंच गया, H2 पोजीशन तक बढ़ गया, है ना। तो भैया आप जो ये जो फ्लूइड पीछे से ढकेल ढकेल के मेहनत कर रहा है, उससे फायदा क्या हो रहा है कि आपके फ्लूइड की हाइट बढ़ जा रही है। ये बात समझ में आया आपको। दूसरा फायदा क्या हो रहा है, बोले फ्लूइड की स्पीड भी बढ़ रही है। बोले ऐसे कैसे स्पीड बढ़ रही है, अरे भाई यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, बड़ा था तो स्पीड कम थी, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटा है तो स्पीड बढ़ गई।
तो बोले सर उसके अंदर फ्लूइड का कैसे हाथ, अरे भाई अगर पीछे से उसने लोटा नहीं होता, पीछे वाले फ्लूइड ने उसको ढकेला नहीं होता, तो क्या ये आगे गया होता क्या? ये फ्लूइड आगे सरका होता क्या? अगर आगे सरका नहीं होता था कि तो छोटे से क्रॉस सेक्शन में जाता था क्या वो? और अगर नहीं जाता था तो स्पीड बढ़ती थी क्या उसकी? नहीं ना। तो हर चीज में इसको क्रेडिट देना पड़ेगा। भाई तुम्हारा हाइट बढ़ गया, तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ गई, थैंक टू यू कि आपने हमारे को मदद किया। किसने? पीछे के फोर्स ने, आगे पीछे दोनों के फोर्स ने। हालांकि इसने लौटने में करा काम, इसने तो अपोज किया। और जो भी है उसने जो वर्क डन किया उससे हमें फायदा क्या हुआ कि इस वर्क डन की मदद से हमारा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गया, और जब चेंज हो गया और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया? चेंज हो गया। आई के बात समझ में? तो ये प्रोसीजर की वजह से क्या फायदा क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। अब हमको देखना है कि ये डेल्टा के ई डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा के ई डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा ये इधर का हो गया लिखना आपका, लेफ्ट साइड के छोटा वाला पार्ट, ये शॉर्ट में लिखो, सब लिख लो फटाफट, मजबूरन मैं उसको वहां कुछ लिख नहीं सकता अभी। प्रिंसिपल तो हो गया होगा ना, किसी का बाकी नहीं है ना? तो डेल्टा के ई क्या आएगा? हाफ ऑफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम v1 का स्क्वायर, यानी हाफ ऑफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कहूँगा मास को आप क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं उसको लिखूंगा रो इंटू डेल्टा वी, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। यही ना चेंज इन वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ मतलब क्या चेंज हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ यहाँ पर, मतलब सॉरी ये ऊपर जाने की वजह से यहाँ वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मास को डेल्टा रो इंटू डेल्टा वी, कि मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो फ्लूइड है जो पी से लेकर आर तक था, पहले कहाँ से कहाँ तक था? पी से लेकर आर तक था, वो सरक कर पी से क्यू पर आ गया, आर से एस पर चला गया, पी से क्यू पे आ गया, आर से एस पे चला गया। तो इस प्रोसीजर में ये आगे सरक गया। कितना आगे सरका? d1 डिस्टेंस आगे सरका। अच्छा d1 डिस्टेंस आगे सरका, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डेल्टा v वॉल्यूम उसने कवर करा, या डेल्टा v वॉल्यूम आगे चला गया। हम जब सिर्फ डिस्टेंस की बात करते हैं तो मतलब d1 हो गया वो, मगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस दोनों की बात करता हूं, उसको बोलेंगे वॉल्यूम। तो हम कहेंगे कि ये फ्लूइड वॉल्यूम डेल्टा v, ये जो वॉल्यूम था, इतना जो टुकड़ा आपको नजर आ रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है? डेल्टा v है। तो जब ये यहां से फ्लूइड यहां गया, इसकी स्पीड चेंज हुई और वॉल्यूम कितने से चेंज हुआ? डेल्टा वी से चेंज हुआ। तो इसीलिए मास को मैंने लिखा रो इंटू डेल्टा वी, और इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 3 इसको देना पड़ेगा, और इसे आप देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसी तरह से फिर मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो बोले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, बोले वो तो होता है mgh2 माइनस mgh1। बोले ठीक है, mgh2 माइनस mgh1। m और g को निकालो कॉमन, तो बचा क्या? h2 माइनस h1। ठीक है, हो गया मान लिए। अब आगे क्या? तो देखो भाई, मास को फिर से आप क्या लिख सकते हैं? रो इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो रो इंटू डेल्टा वी इंटू स्मॉल जी h2 माइनस h1। अच्छा ठीक है, क्योंकि हम ये पूरे के पूरे फ्लूइड के नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इस छोटे से फ्लूइड की इतने टुकड़े का चेंज इन वो देख रहे हैं, चेंज इन हाइट कितना हुआ, तो वो हुआ रो इंटू डेल्टा वी जी h2 माइनस h1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी आ गया, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे हम। देयरफॉर फ्रॉम 3 वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा के ई यानी कि हाफ ऑफ रो डेल्टा वी v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस रो इंटू डेल्टा वी इंटू जी h2 माइनस h1। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये वर्क डन का मेरा नया फॉर्मूला आया विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी एंड चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी की मदद से ये नया फॉर्मूला आया। और ये जो वर्क डन का फॉर्मूला था वो प्रेशर को ध्यान में रखकर था, है ना। तो हमने देखा कि ये प्रेशर, ये वर्क डन की वजह से इतना वर्क डन हुआ,
आप जैसे कि मैं बोलूँगा ठीक है भाई, आप खाना वाना खा रहे, आप सहरी कर रहे हैं, जो भी है, तो आप क्या कर रहे, वर्क कर रहे, आप ना खाना खा के एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं आप, फिर बाद में इस एनर्जी को आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आपने जितनी कंज्यूम की, कंज्यूम इतनी किए, है ना। अब यूज़ क्या कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो कंज्यूम किए थे वो काय में कन्वर्ट हो रहा, यूज़ में कन्वर्ट हो रहा। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये ऊपर का हुआ किधर का पार्ट, है ना। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर, ये W कितना था, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE। बोले ये जो वर्क डन है और ये जो वर्क डन है वो सेम आ जाएगा। अच्छा ठीक है, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा KE कितना है, तो बोले वो है हाफ ऑफ रो डेल्टा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ रो इंटू डेल्टा V H2 माइनस H1। अब देखो इसमें से हाफ ऑफ, सिर्फ रो डेल्टा V H2 माइनस H1, ठीक है। फिर आगे क्या, मैं देखूंगा भैया देखो यहाँ डेल्टा V कॉमन निकलता है, तो फिर मैं लिखूंगा देखो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डेल्टा V कॉमन निकल के हो गया कैंसल, बचा क्या, रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो H2 माइनस H1। ये मेरे पास जो फार्मूला फाइनली फार्मूला आ रहा है, इस फार्मूले को बोला जाता है बर्नौलीज इक्वेशन। इस फार्मूले को क्या कहा जाता है, बर्नौलीज इक्वेशन कहा जाता है ना। देख लो P1 माइनस P2 हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो H2 माइनस H1 प्लस रो H2 माइनस H1 नॉट इक्वल्स टू प्लस रो H2 माइनस H1। इसे कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहले तो हमने वर्क डन ड्यू टू प्रेशर का पता लगाया, वो कितना हो रहा था, P2 माइनस PV इंटू डेल्टा V। हम कहेंगे जो पीछे से पानी का प्रेशर आ रहा था और सामने से जो पानी था फ्लूइड था, उसके भी प्रेशर की वजह से जो पूरा वर्क डन हुआ डेल्टा V वॉल्यूम चेंज करने के अंदर, वो कितना हुआ था, तो वो हुआ था P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V। एंड अब ये जो पानी के जो प्रेशर ने वर्क किया, उस वर्क के वजह से क्या हुआ, उस वर्क के वजह से काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आया और पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आया। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव कैसे आया, तो मैं बोलूँगा देखो आप उसको ऐसा निकाल सकते हैं। बोले कैसा, हाफ ऑफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाफ ऑफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा फिर मास हाफ ऑफ m को अपन ने अलग निकाल दिया, यहाँ पर मास को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू डेल्टा V, है ना, रो यानी डेंसिटी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। फिर ठीक है, मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी को के अंदर बदलाव कैसे आया, तो बोले mgH2 माइनस mgH1। अब आप mg को कॉमन निकालो, mg को क्या करो, कॉमन निकाला, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जब mg को कॉमन निकालते हैं आप, तो मास को आप फिर से लिख सकते हैं रो इंटू डेल्टा V। दानियाल फिर से बाहर जाना है, हाँ। तो अब ऐसा है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन का जो फॉर्मूला है उसमें डेल्टा के प्लस डेल्टा पी है। क्यों ना करूँ मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दूँ, हाँ डाल दी, फॉर्मूला ऐसा बन गया। अब ऐसा है कि ठीक है, हमने देखा कि ये वर्क ड्यू टू प्रेशर था और उस वर्क के कारण ये सब हुआ, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हाँ जी इक्वेट कर दिए, तो डेल्टा के ई को क्या लिखे, हाफ ऑफ रो डेल्टा वी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। डेल्टा पीई को क्या लिखे आपने, रो डेल्टा वी H2 माइनस H1। फिर उसके बाद क्या हुआ, अरे डेल्टा वी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्यों ना उसको कॉमन निकालो, आप कैंसिल कर दो, बचा क्या P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो H2 माइनस H1। और दिस, ये जो फॉर्मूला हमको नजर आ रहा है, दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर का फॉर्मूला, है ना। तो ये फॉर्मूला है डिफरेंस इन प्रेशर, है ना, ये कहा जाता है बर्नौलीज इक्वेशन। अब इसमें जो आपको टर्म्स नजर आ रहे हैं, जैसा कि P1 माइनस P2 जो नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है प्रेशर हेड, इसे कहा जाता है प्रेशर हेड। और ये हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर जो आ रहा है,
इसे कहा जाता है वेलोसिटी हेड, इसे कहा जाता है वेलोसिटी हेड। और इवन रो H2 माइनस H1 जो नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है पोटेंशियल हेड। ध्यान दो बेटा, इसे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल हेड, है ना। ये नाम याद रखना, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड। अब मैं क्या करूंगा, सारे 1 वाले एक जगह और सारे 2 वाले एक जगह, जैसे ये माइनस P2 को उधर भेज दूंगा और ये हाफ ऑफ रो माइनस V1 स्क्वायर को इधर ला लूंगा, रो माइनस H2 को भी इधर ला लूंगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, है ना। तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर सारे 1 वाले एक जगह, सारे 2 वाले एक जगह, मतलब P1 इधर आ गया, हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर भी उधर आ गया, रो अच्छा G रह गया यहाँ का, G, हाँ, रो GH1 को इधर ला लिया अपन ने। अब P2 इधर रह गया, P2 को इधर ला लिए, हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर इधर आ गया, रो GH2 इधर आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं कि कभी भी किसी भी फ्लूइड का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास हमेशा कांस्टेंट होता है। बोले ये कैसे पता चला? अरे भाई देख, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता? तो बोले वो तो होता हाफ ऑफ mv स्क्वायर, सॉरी पर यूनिट मास नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो वो हाफ ऑफ mv स्क्वायर अपॉन v हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ रो v इंटू वी स्क्वायर अपॉन v। तो v कैंसिल हुआ, हाफ ऑफ रो v स्क्वायर। तो मुझे एक बात बता, हाफ ऑफ रो v स्क्वायर क्या है? ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। हाफ ऑफ रो v स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये रो GH1 क्या है? मैं बोलूँगा बिल्कुल जैसी पोटेंशियल एनर्जी था ना आपका mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वो आपका mgh अपॉन v मिलकर आगे जाके वही बनेगा, वो रो GH बनेगा। तो वो बनेगा अगेन क्या? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम वही बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे कि ये असल में क्या चीज़ है? तो ये जो टर्म है वो क्या है? ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो किसी भी फ्लूइड का प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी क्या होता है बेटा? कांस्टेंट ही होता है। और इसी इक्वेशन को भी कहा गया है बर्नौलीज इक्वेशन। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और अगेन ये जो फैक्टर अगेन वो जो है आपका P प्लस हाफ ऑफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी को भी आप कहते हैं, देखो ये जो P है प्रेशर, इसे भी कहते हैं आप प्रेशर हेड, इसे भी आप प्रेशर हेड कहेंगे। इस पार्ट को भी आप कह सकते हैं वेलोसिटी हेड, और इसे भी आप कह सकते हैं पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड। अरे इतना ही नहीं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को रो जी से अगर डिवाइड कर दूं तो मतलब P अपॉन रो जी प्लस हाफ ऑफ V स्क्वायर अपॉन जी प्लस H इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मैंने रो जी से इक्वेशन को पूरी डिवाइड कर दिया, है ना। तब भी इसको सेम कहा जाएगा प्रेशर हेड, इसको क्या कहा जाएगा? वेलोसिटी हेड, और इसको क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल हेड, है ना। ये बात याद रखना इस चीज़ में। ये MCQ में पूछा जाता है कि भाई प्रेशर हेड क्या है, वेलोसिटी हेड क्या है ना। अलग अलग तरह से कन्वर्ट करके, सिर्फ रो से डिवाइड कर लेगा, सिर्फ रो से डिवाइड करके बोलेगा भाई बता, अगर सिर्फ रो से डिवाइड करा तो प्रेशर हेड क्या आएगा? तो P बाय रो। वेलोसिटी हेड क्या आएगा? V स्क्वायर अपॉन 2। पोटेंशियल हेड क्या आएगा? फिर GH आ जाएगा। अगर मैंने जैसे यहाँ पर रो जी से डिवाइड कर डाला तो भाई प्रेशर हेड क्या आएगा? P अपॉन 2G रो जी, हाफ ऑफ रो V स्क्वायर अपॉन जी प्लस H, ये सब पोटेंशियल हेड होता है। अब देखो यहाँ पर जो तीनों टर्म है, तीनों टर्म क्या है? ये प्रेशर है, हाफ ऑफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। अब मुझे एक बात पता, प्रेशर
प्रेशर का जो डायमेंशन होता है m1l-1 d-2, ये डायमेंशन होता है प्रेशर का। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ हर एक टर्म असल में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर है। बोले कैसे? अभी मैंने क्या कहा कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है m1l-1 d-2। तो एक काम कर, किसी भी एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करके देख। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है m1l2 t-2 और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है l3। तो भैया ये क्या हो जाएगा m1l-1 t-2, आया ना प्रेशर के बराबर। तो मैं बोलूँगा जो प्रेशर का डायमेंशन होता है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है ना। तो मतलब ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये क्या है, ये भी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये क्या है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। मतलब ये कहना चाह रहा किसी भी फ्लूइड में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता, कांस्टेंट रहता। मतलब किसी भी फ्लूइड के अंदर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता। मतलब ये बताना चाह रहा कि एनर्जी कांस्टेंट रहता। और ऐसी इक्वेशन या ऐसा लॉ जो बोलता है कि एनर्जी कांस्टेंट रहता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो हम ये कहेंगे कि बर्नौलीज प्रिंसिपल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल deals with law of conservation of energy। ठीक, बर्नौलीज प्रिंसिपल डील्स विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिख लो, नहीं खत्म थोड़ी हुआ। इसके न्यूमेरिकल्स भी बाकी है ना। ठीक है, चल कल ले लेते हैं कि गर्मी हो रही बहुत। इसके न्यूमेरिकल्स, इसके एप्लीकेशन बाकी है, जो मैं तो सोचा था आज ही कवर करता, मगर लाइन भी चलेगी, कल ले लेंगे।